स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल हिस्ट्री कॉर्नर में। आज जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड जो सेकंड पेपर है बीए पार्ट 1 के स्टूडेंट के लिए, उसका जो बिहार विश्वविद्यालय के द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया है, उसके प्रश्न संख्या 51 से लेके 100 तक के प्रश्नों का उत्तर इस एपिसोड में दिया जाएगा। पहले एपिसोड आप सबों ने देखा, आप सबों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है उस पर, और मैं चाहता हूं कि ऐसा ही आपका सेकंड एपिसोड पे भी मिले और इससे मैक्सिमम लाभ आप सबों को मिले। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। जो पहला प्रश्न है आपके समक्ष है, 1600 ईस्वी में किसने ब्रिटिश मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन चार्टर के ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दिया, जिसके फलस्वरूप भारत में औपनिवेशिक शासन की स्थापना हुई? तो इसका इसमें जो 4 ऑप्शन है, पहला महारानी एलिजाबेथ, दूसरा सम्राट जेम्स प्रथम, तीसरा हेनरी अष्टम और चौथा महारानी मेरी प्रथम। तो मैंने आपको पहले एपिसोड के शुरुआत में ही बताया था कि यदि आप शासकों के टाइम पीरियड को याद रखते हैं तो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर स्वतः मिल जाएगा। तो जो मेरी महारानी एलिजाबेथ है, उसका टाइम पीरियड 1558 से 1603 ईस्वी है और उसी के शासनकाल के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, महारानी एलिजाबेथ। अगला प्रश्न है, 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने किसके दरबार में सर थॉमस रो को राजदूत बनाकर भेजा? जहांगीर, औरंगजेब, बाबर, हुमायूं। तो इसका जो कार्यकाल है जहांगीर का 1605 से 1627 ईस्वी है और उसी के बीच की ये घटना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जहांगीर। अगला प्रश्न, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को किसने विकसित किया? सर आइजैक न्यूटन, एडमंड स्पेंसर, मार्लोज, जॉन ड्रायन। तो हम सभी जानते हैं, हम सभी पढ़े भी हैं कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, सर आइजैक न्यूटन है। अपने आरंभिक सिद्धांतों ने डैश को यूरोप का सबसे लोकप्रिय बुद्धिजीवी बना दिया। इसका भी सही उत्तर है ऑप्शन ए, न्यूटन। अगला प्रश्न है कि अधिकार याचना को किसने हस्ताक्षरित किया था? तो इसका जो पहला ऑप्शन है चार्ल्स प्रथम, दूसरा हेनरी प्रथम, तीसरा जेम्स प्रथम और चौथा जेम्स द्वितीय। तो ये जो अधिकार याचना है, ये इस पर साइन करने वाला जो सम्राट था वो चार्ल्स प्रथम था। एक्चुअली मार्च 1628 ईस्वी में संसद ने राजा के समक्ष एक प्रस्ताव रखा था, जिसे ये अधिकार याचना कहते हैं। इसमें 3-4 प्रस्ताव रखे गए थे। पहला प्रस्ताव ये था कि संसद के स्वीकृति के बिना राजा किसी भी तरह का कोई कर नहीं लगा सकता है। दूसरा था कि बिना सबूत के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तीसरा इसमें था कि किसानों की इच्छा के विरुद्ध सेना उसके यहाँ नहीं ठहर सकती। और चौथा कि शांति के समय मिलिट्री रूल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसी प्रस्ताव को चार्ल्स प्रथम के समक्ष रखा गया था। चार्ल्स प्रथम इस पर हस्ताक्षर करने का इच्छुक नहीं था, लेकिन चूंकि उसे धन की आवश्यकता थी और धन संसद ही स्वीकृत करती थी, तो इस परिस्थिति में मजबूर होकर चार्ल्स प्रथम ने इस पर हस्ताक्षर किया था। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, चार्ल्स प्रथम। अगला प्रश्न है कि किस ब्रिटिश सम्राट ने एक्विंटीन से विवाह किया था? ये जो 56वां प्रश्न है, तो पहला ऑप्शन है हेनरी द्वितीय, दूसरा हेनरी चतुर्थ, तीसरा हेनरी षष्ठ और चौथा हेनरी सप्तम। तो ये जो 3 शासक हैं, हेनरी द्वितीय, चतुर्थ और षष्ठ, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। चौथा सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, हेनरी सप्तम। अगला है कि किस एकमात्र ब्रिटिश प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी? स्पेंसर पर्सवेल, जॉर्ज कैनिंग, विलियम पिट द एल्डर और रॉबर्ट ह्यूम। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्पेंसर पर्सवेल। इसका टाइम पीरियड है अक्टूबर 1809 से मई 1812। एक्चुअली इसके साथ क्या हुआ था कि जॉन बेलिंगम एक ब्रिटिश सौदागर था जो रसिया के साथ अपना व्यापार करता था, लेकिन उसे गलत तरीके से रसिया में गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उसका मानना था कि चूंकि उसकी गिरफ्तारी गलत तरीके से हुई और वहाँ पर सज़ा हुई, तो इसके लिए उसे ब्रिटिश सरकार से मुआवजा मिलना चाहिए था। इसके लिए कई याचिका उसने दायर किया था, कई सारे आवेदन उसने दिए थे, लेकिन उसके सारे आवेदनों को रद्द कर दिया गया था। इसी से तंग आकर उसने पर्सवल स्पेयर की हत्या कर दी। अगला प्रश्न है कि किस ब्रिटिश सम्राट की शौचालय में मृत्यु हुई?
तो इसमें पहला है एलिजाबेथ प्रथम, सेकंड जॉर्ज द्वितीय, थर्ड ऑप्शन एडवर्ड तृतीय और फोर्थ जॉर्ज तृतीय। तो इसका जो सही आंसर है वो है जॉर्ज द्वितीय। 25 अक्टूबर 1760 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई थी। ये बाथरूम में मृत पाए गए थे। अगला प्रश्न है कि 1642 में आरंभ हुए इंग्लिश गृह युद्ध के समय किस सम्राट का शासन था। ये फिर से स्टुअर्ट वंश की ओर इस प्रश्न का झुकाव है। ये स्टुअर्ट वंश से रिलेटेड है और मैंने शुरू में ही बताया था कि आप अपने शासकों का टाइम पीरियड ध्यान रखें तो अधिकांश प्रश्नों का सॉल्व आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है चार्ल्स प्रथम। चार्ल्स प्रथम का टाइम पीरियड 1625 ईस्वी से 1649 ईस्वी है और इसी के समय में इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड का गृह युद्ध मुख्यतः किसके बीच था। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, उत्तर और दक्षिण, राजशाही और संसदशाही, अराजकतावादी और राजशाही समर्थक। तो ये जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, राजशाही और संसदशाही। इंग्लैंड का जो गृह युद्ध था मुख्यतः जो संसद के सदस्य थे अपने अधिकारों के लिए इसमें संघर्षरत थे। तो ये मूल रूप से जो वह गृह युद्ध था वह राजशाही और संसदशाही के बीच का युद्ध था, ऑप्शन सी। अगला है इंग्लैंड का गृह युद्ध एक मिथ्या नाम है क्योंकि पहला ऑप्शन है वह कोई सीधा संघर्ष नहीं था, दूसरा इसमें फ्रेंच और डच शामिल थे, तीसरा इसमें स्कॉट और आयरिश शामिल थे और चौथा अधिकांश संघर्ष युद्ध में हुए। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, वह कोई सीधा संघर्ष नहीं था बिकॉज एक सैद्धांतिक मतभेद संसद के सदस्यों और राजा के बीच था और उसी की वजह से ये युद्ध हुआ। तो उसमें कोई डायरेक्ट संघर्ष की स्थिति नहीं थी। तो ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। अगला है ओलिवर क्रॉमवेल की सत्ता का उदय किस पर आधारित था। ऑप्शन ए सैन्य शक्ति, ऑप्शन बी रोम के कैथोलिक, ऑप्शन सी कूटनीतिक सफलता और डी सही समय पर सही निर्णय। ओलिवर क्रॉमवेल की सत्ता का उदय का जो सबसे बड़ा सोर्स था वो सैन्य शक्ति था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सैन्य शक्ति। अगला प्रश्न है कि ओलिवर क्रॉमवेल किस सामाजिक पृष्ठभूमि से आया था। नोबल समुदाय, कुलीन समुदाय, पेशेवर समुदाय, कृषक समुदाय। तो मूल रूप से उसके फादर वहाँ के वो ज़मींदार थे, कृषक समुदाय इसका सही उत्तर है, लेकिन कई जगह इसका उत्तर कुलीन समुदाय भी मिलता है। तो इस दोनों में से कोई भी ऑप्शन को आप सही टिक मार सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़्यादा सही उत्तर ऑप्शन बी कुलीन समुदाय होगा। किस इतिहासकार ने इंग्लैंड में गृह युद्ध को धर्म युद्ध बताया है। जॉन मॉर्लिन, बेरिकोवार्ड, मार्क किसिंकी और ट्रेवेलियन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बेरिकोवार्ड। बेरिकोवार्ड एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे और अभी कुछ ही दिन पहले 2011 में उनका डेथ हुआ है। उन्होंने एक बहुत स्टुअर्ट वंश के इतिहास के लिए वो चर्चित इतिहासकार है। उनका जो स्पेशलाइजेशन है वो स्टुअर्ट डायनेस्टी का हिस्ट्री उन्होंने लिखा है और उनकी लिखी हुई जो किताब है द स्टुअर्ट एज इंग्लैंड। तो ये उस किताब में उन्होंने इस बात को बताया है कि इंग्लैंड का जो गृह युद्ध था वो मूल रूप से एक धर्म युद्ध था बिकॉज कि युद्ध के जो मसले थे मतलब संसद और राजा के बीच भले ही अधिकारों को लेकर संघर्ष हो रहा था लेकिन उनके मुद्दे धार्मिक थे। धार्मिक इशू पे वो संघर्ष कर रहे थे, टैक्स लगाने के इशू पे वो संघर्ष कर रहे थे। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में चार्ल्स प्रथम को फांसी दी गई थी। इस प्रश्न का उत्तर पहले एपिसोड के कई प्रश्नों में दिया गया है, कई प्रश्न से रिलेटेड है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1649। अगला है चार्ल्स प्रथम ने कितने वर्ष तक बिना संसद शासन किया था। तो 16 वर्ष, 14 वर्ष, 11 वर्ष, 10 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 16 वर्ष, ऑप्शन सी 11 वर्ष। ये 1629 से लेकर 1640 तक ये 11 वर्षों का शासन अनियंत्रित शासनकाल माना जाता है बिकॉज इस पर किसी भी तरह का कोई अंकुश नहीं था, संसद की बैठकें नहीं बुलाई जा रही थी। अगला है चार्ल्स डिकेंस की ऐतिहासिक रचना बर्नबी रज। एक्चुअली RUDGE स्पेलिंग है, रीट गलत लिखा है, रज होना चाहिए था। कि बर्नबी डज किस ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। 1780 का गार्डन दंगा, 1769 का स्पिटलफील्ड दंगा, 1710 का सैचवेरल दंगा, उपरोक्त में से कोई नहीं थे। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए 1780 का गार्डन दंगा।
अगला प्रश्न है कि किस देश में क्रॉमवेल की छवि खूंखार के रूप में थी? इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में, आयरलैंड में, नीदरलैंड में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, आयरलैंड। अगला है प्रश्न हमारे समक्ष कि जॉर्ज तृतीय कब इंग्लैंड का राजा बना? तो 1603, 1701, 1740, 1760। तो जो जॉर्ज थर्ड का टाइम पीरियड है वो है 1760 से 1820 ईस्वी। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1760। अगला प्रश्न है जॉर्ज तृतीय किस खानदान से संबंधित था? लैंकोस्टेरियन, हैनोवेरियन, ट्यूडर, स्टुअर्ट। तो ये हैनोवर वंश का था। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, हैनोवेरियन। अगला प्रश्न है किसने जॉर्ज तृतीय को सारा लेनॉक्स मेरी चैरियट से रिश्ता ख़त्म करने के लिए राजी किया? इसका मैंने बहुत प्रयत्न किया है लेकिन इसका कोई प्रॉपर आंसर मुझे नहीं मिला है, तो इस प्रश्न का मैं कोई उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूँ। अगला प्रश्न है 72 की जॉर्ज तृतीय को कितनी संतान थी? 11, 14, 15, 17। तो जॉर्ज तृतीय को 15 संतानें थीं, ऑप्शन सी। उसमें 9 लड़का और 6 लड़की थी और 2 की बचपन में ही मौत हो गई थी, तो कुल 13। तो लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि उसको कितनी संतानें थीं, तो उसकी कुल संतानें 15 थी जिसमें 9 लड़का और 6 लड़की थी। ऑप्शन सी सही है। 73वां प्रश्न है कि जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में कौन सी क्रांति हुई थी? फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, क्यूबा की क्रांति, चीन की क्रांति। तो इसका जो सही उत्तर है वो है फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुई थी और जॉर्ज तृतीय का कार्यकाल 1760 से 1820 ईस्वी है, इसी बीच पड़ता है। रूस की क्रांति 1917 में हुई थी जो उसके बहुत बाद की घटना है। चीन की क्रांति 1911 में हुई थी जो बहुत बाद की घटना है। अगला प्रश्न है कि 1768 में जॉर्ज तृतीय ने किस अकादमी की स्थापना की? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स, RAA के नाम से ये जाना जाता है। अगला प्रश्न है रोमन कैथोलिकों के लिए कौन पूर्ण नागरिक अधिकार चाहता था और किसे जॉर्ज तृतीय के द्वारा 1801 में इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया? तो वो कोई नहीं, वो छोटा पीट था, विलियम पीट द यंगर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि जॉर्ज तृतीय के आग्रह पर किस अधिनियम को पारित किया गया? नमक अधिनियम, शाही विवाह अधिनियम, स्टाम्प अधिनियम, मुक्ति अधिनियम। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्टाम्प अधिनियम। अगला प्रश्न है कि 4 जुलाई 1776 को कौन महत्वपूर्ण घटना घटी? वाटरलू का युद्ध, ट्रेफाल्गर का युद्ध, अमेरिका के स्वतंत्रता की घोषणा, दक्षिण ध्रुवों पर ब्रिटिशों की पहुंच। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा। अगला प्रश्न है कि 1801 में जॉर्ज तृतीय को कौन सी उपाधि दी गई? फ्रांस का सम्राट, बेरन का सोनोडॉम, मार्क्वेस ऑफ एली और अर्ल ऑफ चेस्टर। इसमें पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि फ्रांस का सम्राट बनने का कोई मतलब। एक्चुअली 1801 में घटना हुई थी कि आयरलैंड की पार्लियामेंट, आयरलैंड को और ब्रिटेन का एक जो 2 अलग अलग कंट्री थे दोनों का एक साथ ये यूनियन बन गया था, दोनों एक देश कह सकते हैं बन गया था। लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क इस सेंस में है कि वहाँ की पार्लियामेंट को समाप्त कर दिया गया और उसके 100 मेंबर ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए निर्धारित किए गए कि आयरलैंड से वो चुन कर आएंगे। तो इस तरीके से हुआ था, लेकिन उसके तमाम नियम कायदे कानून अलग ही रखे गए। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है ये थोड़ा संदिग्ध है, इस पर भी और ज़्यादा सर्च किए जाने की ज़रूरत है। अगर अभी जैसे 2 प्रश्न मैंने बताए आपको, एक 71 और दूसरा ये 78, अगर अगले की इस प्रश्न का उत्तर मिलता है तो अगले किसी एपिसोड में मैं इस प्रश्न का उत्तर बता दूंगा। अगला है 79वां प्रश्न कि महारानी विक्टोरिया किसकी उत्तराधिकारिणी थी? तो महारानी विक्टोरिया का जो टाइम पीरियड है वो वहाँ पे जो कई शासक हुए, लेकिन विलियम चतुर्थ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। चूँकि विलियम चतुर्थ का जो कार्यकाल था वो 1830 से 1837 था और महारानी विक्टोरिया 1837 से लेकर 1901 ईस्वी तक शासनकाल उनका माना जाता है। तो इसीलिए इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, विलियम चतुर्थ।
अगला प्रश्न है महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई? तो स्वर्ण जयंती 50वीं वर्षगांठ को कहा जाता है और 1837 में उन्होंने शासन संभाला था, तो उसमें 50 वर्ष आप जोड़ दीजिए तो 1887 ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है महारानी विक्टोरिया कब भारत की साम्राज्ञी बनी? 1876, 1857, 1837, 1887। तो महारानी विक्टोरिया का कार्यकाल जो है 1837 से 1901 ईस्वी है और आप जानते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद ये जो भारत की शासन व्यवस्था है ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सम्राट के अधीन कर दिया गया था। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी 1857। अगला प्रश्न है ऑक्सफोर्ड का आंदोलन मूलतः एक डैश था? धार्मिक आंदोलन, शैक्षणिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, आर्थिक आंदोलन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए धार्मिक आंदोलन। अगला है कि ऑक्सफोर्ड आंदोलन डैश द्वारा आरंभ किया गया? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के विद्वानों द्वारा, ऑक्सफोर्ड के पादरियों द्वारा, ऑक्सफोर्ड के बुद्धिजीवियों द्वारा और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक्चुअली ऑक्सफोर्ड आंदोलन धर्म से रिलेटेड एक आंदोलन था, इसको आध्यात्मिक आंदोलन भी बताया गया है। मूल रूप से ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाले छात्रों के द्वारा और वहाँ के टीचर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के विद्वानों द्वारा। अगला है कि चार्ल्स डिकेंस का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया था? एडविन ड्रूड, आवर म्यूचुअल फ्रेंड्स, डॉम्बी एंड सन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। इस बुक का मूल नाम था द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। 1870 में ये प्रकाशित हुई थी उनके डेथ के बाद। तो ये सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि किसने लिखा है कि यदि ईश्वर नहीं है तो उसका आविष्कार आवश्यक है? वोल्टेयर, रस्किन, रूसो और इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए वोल्टेयर। वोल्टेयर ने ऐसा लिखा है। अगला प्रश्न है कि चार्ल्स डिकेंस के पात्र सामान्यतः हैं सपाट, हास्य, गोल मटोल, कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है हास्य। वो एक व्यंग्यकार थे और बहुत सी बातें उन्होंने अपने व्यंग्य के माध्यम से बताने की कोशिश किया है। उस समय की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था पर तंग आकर उन्होंने बहुत सारे व्यंग्य की रचनाएं की हैं और तो इसलिए हास्य इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है चार्ल्स डिकेंस की कहानी ए टेल ऑफ टू सिटीज़ में जिन शहरों का जिक्र है वे हैं लंदन और पेरिस, रोम और पेरिस, एथेंस और पेरिस, बर्लिन और पेरिस। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए लंदन और पेरिस। अगला है किस ब्रिटिश सम्राट ने महारानी विक्टोरिया की जगह ली? मतलब महारानी विक्टोरिया का उत्तराधिकारी कौन बना? तो महारानी विक्टोरिया 1837 से लेकर 1901 तक थी। उनके बाद जो शासक बना एडवर्ड सप्तम और वो 1901 से लेकर 1910 ईस्वी तक था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एडवर्ड सप्तम। अगला प्रश्न है डैश के युद्ध में रिचर्ड तृतीय को परास्त कर हेनरी सप्तम इंग्लैंड का राजा बना? तो बोसवर्थ के मैदान में युद्ध हुआ था और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बोसवर्थ। अगला प्रश्न है कि ट्यूडर सम्राट हेनरी सप्तम की माता कौन थी? एलिजाबेथ यॉर्क, मार्गरेट ब्यूफोर्ड, एलिजाबेथ वुडविल और इसाबेल नेविल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी मार्गरेट ब्यूफोर्ड। अगला प्रश्न है कि हेनरी अष्टम का बड़ा भाई जिसकी किशोरावस्था में मृत्यु हो गई का नाम क्या था? रिचर्ड, विलियम, आर्थर, स्टुअर्ट। तो उसका नाम आर्थर था। आर्थर की शादी कैथरीन के साथ हुई थी जो स्पेन की राजकुमारी थी, लेकिन आर्थर की बाद में मृत्यु हो गई 17-18 वर्ष की अवस्था में। तो उसके बाद हेनरी सप्तम ने अपने छोटे पुत्र हेनरी अष्टम से उस आर्थर की शादी करा दी थी। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी आर्थर। अगला है कि हेनरी अष्टम की पहली शादी की विफलता की क्या वजह थी? कैथरीन कुरूप थी, कैथरीन विश्वासी नहीं थी, कैथरीन राजा को मारने का षड्यंत्र कर रही थी, कैथरीन खुद को सबसे श्रेष्ठ मानती थी। तो इसका सही उत्तर इसमें चुनना बहुत मुझे कठिन लग रहा है, क्योंकि इसके बारे में मैंने जो अध्ययन किया है वो है कि कोई जीवित संतान कैथरीन का नहीं था। इसकी वजह से वो उससे बहुत असंतुष्ट रहता था और यही उसके तलाक की मुख्य वजह राधाकृष्ण चौधरी ने अपने किताब में बताया है। और इस चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन उससे मैच नहीं करता है, तो आप इसका उत्तर देने के पहले थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि एलिजाबेथ प्रथम ने किससे विवाह किया था? स्वीडन के राजा एरिक 14वां,
रॉबर्ट डुडले, फ्रांसिस डुडले और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी कोई नहीं, बिकॉज कि एलिजाबेथ अविवाहित थी। अपने पूरे टाइम पीरियड, अपने पूरे शासनकाल के दौरान वह स्पेन और फ्रांस के राजकुमारों को, वहाँ के शासकों को इस चीज़ के लिए बहलाती रहीं कि हाँ भाई आप उनसे शादी करेंगी, लेकिन उसने आजीवन विवाह नहीं किया, वो अविवाहित थी। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी कोई नहीं। अगला, क्लीवेज की एन ने किससे विवाह किया था? हेनरी अष्टम, एडवर्ड षष्ठ, हेनरी सप्तम, एडवर्ड चतुर्थ। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, हेनरी अष्टम। चूँकि क्लीवेज की एन जो थी उसी का नाम एन बोलोन था, और हेनरी अष्टम ने आर्थर को तलाक देकर एन बोलोन के साथ ही शादी किया था। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, हेनरी अष्टम। अगला प्रश्न है कि वार ऑफ रोजेज के अधिक युद्धों के समय राजा कौन था? तो ये कुछ टाइपिंग एरर है, स्पष्ट इसका नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इतना मैं समझ पा रहा हूँ कि वार ऑफ रोजेज के युद्ध के समय वहाँ का राजा कौन था? तो वो यॉर्क वंश का राजा था जिसका नाम है रिचर्ड तृतीय, और इसी को बोसवर्थ के मैदान में हेनरी सप्तम ने पराजित करके वहाँ पर ट्यूडर वंश का शासन स्थापित किया था। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, रिचर्ड तृतीय। अगला प्रश्न है कि 1603 में एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु के साथ ट्यूडर राजवंश की समाप्ति हुई और स्कॉटलैंड का राजा जेम्स षष्ठ राजगद्दी पर बैठा। जेम्स प्रथम के नाम से इंग्लैंड का पहला स्टुअर्ट राजा बने इस सम्राट का एलिजाबेथ से क्या रिश्ता था? तो एक्चुअली जो हेनरी सप्तम था उसने अपनी बेटी की शादी जो वहाँ के राजा थे स्कॉटलैंड के जेम्स चतुर्थ, उसके साथ उसकी शादी की थी, और जो जेम्स चतुर्थ का ग्रेट ग्रैंडसन यानी जो पड़पोता था वो जेम्स छठा था, और उसी ने जेम्स प्रथम के नाम से इंग्लैंड की राजगद्दी संभाली। और ये क्या बोलते हैं इसको, एलिजाबेथ प्रथम हेनरी सप्तम की पोती थी। तो ये पोती और उधर पड़पोता, तो उस हिसाब से मुझे लगता है भतीजा ये सही आंसर है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि अपने अंतिम वर्षों में जेम्स प्रथम को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं ने घेर लिया, वह किस प्रकार की बीमारी से ग्रस्त था? ऑप्शन ए सिफिलिस, ऑप्शन बी स्क्रोफुला, ऑप्शन सी पोर्फिरिया और ऑप्शन डी लकवा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, पोर्फिरिया। अगला प्रश्न है कि 1640 के दशक में जब इंग्लैंड 1640 के दशक में जब इंग्लैंड विद्रोह और गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था, सामाजिक न्याय के लिए किस समूह ने आवाज़ उठाई? प्यूरिटन्स, क्वेकर्स, पार्लियामेंटेरियंस और लेवेलर्स। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, पार्लियामेंटेरियंस। चूँकि पार्लियामेंट हम अपने अधिकारों के लिए वो संघर्ष कर रही थी और चयन तरह की वो मुद्दे ढूंढ रही थी जिससे वो संसद ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार प्राप्त कर सके और राजा को धीरे धीरे अपने अधिकारों को छोड़ने के लिए विवश कर सके। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, पार्लियामेंटेरियंस। अगला है, युद्ध में पराजित होने के बाद राजद्रोह के आरोप में 30 जनवरी 1649 को चार्ल्स को कहाँ फांसी दी गई? ऑप्शन ए लंदन टावर, ऑप्शन बी व्हाइट हॉल, ऑप्शन सी कॉरिसब्रुक का किला, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए लंदन टावर सही है। कई जगह कुछ किताबों में व्हाइट हॉल भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए लंदन टावर। अगला और इस एपिसोड का जो आखिरी प्रश्न है आपके समक्ष है कि चार्ल्स प्रथम को फांसी देने के बाद ब्रिटेन में ओलिवर क्रॉमवेल ने गणतंत्रात्मक सरकार स्थापित की। क्रॉमवेल की उपाधि क्या थी? लॉर्ड प्रोटेक्टर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सम्राट। तो इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन ए लॉर्ड प्रोटेक्टर। तो इस तरीके से एपिसोड 2 आपके समक्ष हमने रख दिया है, जिसमें कुल 50 प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। 2 प्रश्न इसमें हैं जिसका उत्तर बहुत स्पष्ट नहीं है, तो आगे जो क्वेश्चन नंबर 71 और 78, तो मैं आगे कोशिश करूंगा कि अगर इसका सही उत्तर मिलता है तो अगले किसी एपिसोड में मैं इसका उत्तर दे दूं। तो
और इस तरीके से आप लोग इस चीज़ का लाभ ले रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ आप लोग से अपील करना चाह रहा हूँ कि मैं ये आपके लिए जो एपिसोड मैं बना रहा हूँ हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड के जो मॉडल प्रश्न विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया है, इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपके लिए एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे जो मेहनत मैं जो आपके लिए कर रहा हूँ उसका फल मुझे भी मिलना चाहिए, और मेरा प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप इसका लाभ उठाएं। तो जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन दबाते हैं तो इससे क्या होता है कि नया एपिसोड आने के बाद तुरंत ये आपको इंटीमेट हो जाता है। तो यदि आप चाहते हैं कि इसका लाभ आपको मिलता रहे तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन तुरंत से आपको प्राप्त हो सके, बिना किसी विलम्ब को हर एपिसोड की सूचना आपको मिल सके। तो इस तरीके से इन कुल प्रश्नों का उत्तर मैंने आपके समक्ष दे दिया है। अब अगले एपिसोड में 101 से 150 प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी सफल हों, आप सभी अधिकतम मार्क्स पाएँ, यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।